नमस्कार, न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले ये संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। एक प्रेमी युगल ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी व परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी युगल ने युवती के परिजनों पर आरोप लगाया कि वे उनकी व उसके परिवार की हत्या करना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा दिए जाने का भरोसा दिया है। कांदला क्षेत्र के गांव डुंडाहेड़ा निवासी युवक सुमित ने कैराना क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा निवासी युवती नीतू से 1 माह पूर्व चंडीगढ़ की कोर्ट में शादी की थी। सुमित ने बताया कि उसका व नीतू का पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी युगल का आरोप है कि जब से दोनों ने शादी की है तभी नीतू के परिजन सुमित व उसके परिजनों को मारना चाहते हैं। उनका कहना था कि जब वे दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है तो नीतू के परिजनों को क्या आपत्ति है। मंगलवार को वह जोड़ा जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचा और अपनी शादी के कागजात जिला अधिकारी रंजन कुमार को दिखाते हुए अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला अधिकारी रंजन कुमार ने प्रेमी युगल को हर संभव मदद दिलाने का वादा किया है। सुमित कुमार, मैं तो कुरुक्षेत्र रहूँगा पुलिस के प्रोटेक्शन में या चंडीगढ़। अच्छा, तो क्या मामला था? आपका मामला तो बताओ। हमने दोनों ने शादी कर ली थी। हमारे घर में पुलिस भेजी जा रही थी। 1 महीने से शादी हो चुकी है। बिना बात में प्रॉब्लम हो रही थी। तो पुलिस जो आप बता रही है कि माँ बाप आपके घर पर भी दबाव डाला है? हाँ, बदमाश वगैरह का भी कुछ वो था, तो मैंने डीएम साहब को सब कुछ बता दिया है। जनपद की केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जनपद की पहले मुख्य चिकित्साधिकारी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनकी समस्याओं को जल्द ही निवारण किए जाने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष देवराज सिंह मलिक के नेतृत्व में केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर वी.के. जौहरी से मुलाकात की। पहले तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद उन्हें अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया। डॉक्टर वी.के. जौहरी ने कहा कि उनकी हर प्रकार की समस्याओं का जल्दी निवारण कराए जाने का वादा किया। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन ने भी उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में हर प्रकार की मदद देने का भी वादा किया। और अगर हम जिला चिकित्सालय से शुरू करें तो इस समय जिला चिकित्सालय में करीब 6 पोस्ट ऐसी हैं जो अभी खाली पड़ी हुई हैं। जैसे कोई पैथोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, एक्सरे का डॉक्टर नहीं है, लेडी मेडिकल अफसर भी नहीं है, कोई आँख का डॉक्टर भी नहीं है। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होगी, ये शासन को 1 सप्ताह के अंदर हम ये पत्र भेजेंगे, डीएम साहब के माध्यम से भी भेजेंगे कि और ट्रांसफर सीजन चल भी रहा है कि हमारे पास जो ये 6 डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो जाए, जिससे हमारे पास हर विधा का कोई न कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद रहे। दूसरी चीज़, शासन के निर्देश हुए हैं कि हर मरीज को 5 दिनों की दवा दी जाए। तो हम ये पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे और दवा का फर्दर और ज़्यादा इंडेंट कराएंगे कि मरीजों को 5 दिन की दवा का वितरण किया जाए। दूसरी, चिकित्सा बंधुओं से हमारा ये ज़रूर अनुरोध रहेगा भी है कि मरीज हमारा भगवान है और हम मरीज के सेवक हैं। कोई भी भगवान हमारे यहाँ से निराश होकर नहीं लौटना चाहिए। अच्छा सर, कुछ देहात के हॉस्पिटलों पे दवाइयों वगैरह की भी प्रॉब्लम? अब देहात के जो हॉस्पिटल की बात है, जो हमारा पहला चैलेंज आता है वो मई के बाद आता है बुखार के मरीजों का। अक्सर प्रबोधनगर के एरिया में ऊन और कैराना और कुछ थाना भवन के क्षेत्रों में बुखार में काफ़ी पीड़ित मरीज रहते हैं, जो मलेरिया का भी हो जाते हैं, कभी कभी डेंगू के भी हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने अपनी कार्य योजना प्रारंभ कर दी है बनाना, और ये 6 तारीख तक हम अपनी कार्य योजना बना लेंगे और उसके बाद सभी जनपद वासियों को उसके बारे में भी बताएंगे कि और आशाओं को भी हमने ट्रेंड किया हुआ है जिससे बुखार के मरीजों का वो उपचार कर सकें। तीसरी जो बात आती है, जो असली जो बात है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है चिकित्सकों की उपलब्धता के मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो उनकी संख्या ही बहुत कम है। आधे अस्पताल ऐसे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टरों से चलते थे और 31 मार्च के बाद उनका रिन्यूअल हुआ तो वो खाली पड़े हुए हैं। तो ये उम्मीद ये है कि 20 तारीख के बाद उनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिवाइव हो जाएगा, तो उसके बाद वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरी बात, आज ही सरकार ने ये घोषणा किया है कि 3500 नए डॉक्टरों का चयन किया जाएगा जो विभिन्न जनपदों में भेजे जाएंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से ये ज़रूर है कि कुछ चिकित्सक प्रेरणा देते हुए उनको अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा, जिससे वो अधिक से जनता की सेवा कर सकें और औषधि उपलब्ध करा सकें।
और जहाँ तक राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बात है उनमें निश्चित रूप से ये कोशिश की जाएगी कि हमारा प्रबुद्धनगर एक उत्तर प्रदेश में एक अग्रणी जनपद बन के निकले। और ये ज़रूर है कि ये मेरी कार्यप्रणाली में भी आता है कि मतलब अगर कोई अनियमितता होती है, चाहे मरीज के प्रति हो, चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे लापरवाही हो, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा सहनी नहीं होती है। मैंने यहाँ के चिकित्सकों से और स्टाफ से भी आज सुबह मीटिंग में कह दिया है कि अगर हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं और ईश्वर मतलब मरीजों की सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमको करनी ही पड़ेगी, या तो करेंगे नहीं तो घर जाएंगे। इसके अलावा बीच में कोई रास्ता अपने पास ऐसा नहीं है जो कंप्रोमाइज़ का होता है। क्षेत्र के गांव बुटराड़ी निवासी एक युवक ने जिला अधिकारी को सौंपे प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसके गांव का ही एक तांत्रिक उसके परिवार को बर्बाद करने पर तुला है। युवक का आरोप है कि उक्त तांत्रिक ने उसके बच्चे की भी तांत्रिक क्रिया द्वारा हत्या की है। मंगलवार को गांव बुटराड़ा निवासी युवक लोकेंद्र ने जिला अधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में गांव के ही एक तांत्रिक मुकेश पर आरोप लगाया है कि वह उसके परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लोकेंद्र ने आरोप लगाया कि करीब 4 माह पूर्व गांव से बाहर कोल्लू पर मजदूरी करने गया था, जिस दौरान उसने उसकी पत्नी को खाने में कुछ खिला दिया, जिसे खाकर वह बीमार हो गई, जो कि आज मरणासन हालत में अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। उसने आरोप लगाया कि मुकेश ने उसके पुत्र को भी कुछ खिलाकर उस पर तांत्रिक क्रिया कर दी थी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके कारण उसकी पत्नी ही नहीं, गांव की लगभग आधा दर्जन महिलाएं भी उसकी इसी प्रकार की क्रिया के कारण बीमार चल रही हैं। लोकेंद्र ने आरोपी तांत्रिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। एक तांत्रिक है मुकेश भगत जी, और उसने पहले तो मेरे भाई के घरवाले को खिलाया पिला, और फिर अपने भाई देर सिंह कर लिया उसे। फिर उसने मेरी घरवाली को भी, मतलब वो ऐसा काम करता है, मोहल्ले की लेडीज़ को तबीज पिलाता है और अपने अंडर में करके संभोग करता है। उसने कई बार ऐसे हरकत भी कर ली, पंचायत हुई इसमें भी पिटा है वो। और मेरी घरवाली से भी यही बदतमीजी करना है। मेरी घरवाली नाट की तो उसे गुलदाने में कुछ ऐसा खिलाया, वो अब 1-2 दिन में शायद गुजर ही ना जाए। अब उसने चैलेंज किया था कि या तो तू रिपोर्ट वगैरह भी ना कर, नहीं तो तेरा लड़का ख़त्म हो जाएगा। उसके टाइम दिए हुए तक मेरा लड़का जिसका नाम दीपांशु है वो भी उसी टाइम तक गुजर गया, और अब मेरी घरवाली भी 1-2 दिन में मरने वाली है। पुलिस तो उसके पीछे पड़ी है लेकिन घर से फरार है। मैं मुकेश नाम का एक तांत्रिक है, इस समय तो गांव से फरार है। कई वर्ष पूर्व तो उसने एक बालक का अपहरण किया था उसकी कहीं बलि देने के लिए, लेकिन हफ्ता 10 दिन के उस बालक के घर वालों ने प्रयास किया, हफ्ता 10 दिन, तो उस बालक को उस तांत्रिक के साथियों के चंगुल से हरियाणा से उन्होंने कहीं से बरामद करा लिया था। उसके बाद एक औरत के साथ उस तांत्रिक ने अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया। उसका जब खुलासा हुआ तो यहाँ गांव में पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद उस तांत्रिक को सामाजिक तरीके से कुछ दंड भी दिया गया। अब दंड दिलाने वालों में जो लोग अग्रणी थे उन्हीं के वो तांत्रिक पीछे पड़ा। जिस लड़के की ये बात है इस समय, जिसकी घरवाली बीमार है, उसे उस समय दंड दिलाने में इसकी भी अग्रणी भूमिका थी, इसलिए उसके पीछे ही पड़ा। इसका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी ताना से हुई थी, उसकी घरवाली को छुड़ा करके भी, और छुड़ाने वाली बात मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेरे पास इस तांत्रिक के और इसके बाप के जो बयान हैं उनके आधार पर मैं कहता हूं कि इस तांत्रिक ने इसके भाई की घरवाली को छुड़ा के, जिसको अपने भाई के साथ ब्याही, अब अपने भाई के साथ जिसकी शादी की, उसको छुड़वाया और तांत्रिक प्रक्रिया करके इस महिला को आपके सामने आपने देख ही लिया, ये तो जिंदा लाश है। अब इसके घर की ये स्थिति है। इन तांत्रिकों का काम मतलब परिवारों को नष्ट करना, परिवारों को बर्बाद करना। सामाजिक शर्म लिहाज का, सामाजिक शर्म का इन्हें दावा नहीं होता, और इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। इन्होंने ये लोग पुलिस में भी गए, पुलिस की भी 1-2 बार यहाँ आई, लेकिन पुलिस का भी वो प्रयास जो होना चाहिए वो है नहीं दबाव बनाने का। न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। PSM School affiliated to CBSE 10+2, an English medium co-education senior secondary school, well furnished computer lab, well equipped lab for physics, chemistry and biology, large collection for the reference books in library, a vast playground, well qualified faculty, all the subject remoted with the support by Next Technology. We develop 100% quality, 100% honesty, 100% personality, 100%
efficiency, 100% warranty. BSM School, BS Park, Karnal Road, Shamli. Phone number 01398259940. Email bsmschool259940@gmail.com. प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड, जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैराना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। लगभग 5 माह पूर्व खेड़ी कर्मू में दलित की घर में हुई हत्या के 2 आरोपियों को शामली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों की काफी दिन से तलाश कर रही थी। खेड़ी कर्मू निवासी बाबूराम पुत्र रघुवीर सिंह निवासी खेड़ी कर्मू अजंता चौक के निकट मोची का कार्य करने वाले बाबूराम के घर में 2 युवक और 1 युवती किराए पर रह रहे थे। विगत 5 दिसंबर को बाबूराम का शव उसी के घर से बरामद हुआ था। हत्या आरोपियों द्वारा बाबूराम का गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने बाबूराम की हत्या के दोनों आरोपियों शराफत और सदाकत पुत्रगण जुल्फिकार मूल निवासी टपराना, थाना झिंझाना हाल निवासी लोनी को गत रात विजय चौक से गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ कर हत्याकांड का खुलासा किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते वे लोनी से शायदा पुत्री शफीक को बहला फुसला कर ले आए थे और खेड़ी कर्मू के बाबूराम के मकान में रह रहे थे। बताया जाता है कि शायदा को अकेली पाकर बाबूराम ने उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिस पर क्षुब्ध होकर दोनों ने उसका गला घोटकर बाबूराम की हत्या कर दी और अपना सामान लेकर फरार हो गए। भाई मैं तो काम पे था। अच्छा भाई, उसके बाद में दिन में जो काम पे था मैं, ये भी काम पे गया हुआ था, छोटा वाला भी। मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, पर जिस टाइम मैं घर पर टाइम मुझे पता लगा कि इसके साथ में लौंडे की छेड़छाड़ की। तुम्हारी लड़की की? वो भावा जी की। अच्छा, इसकी घरवाली। अच्छा, फिर बस ये बात है। मतलब फिर उसके बाद में तुमने उसको मार दिया? किस तरीके से मारा? जिस तरीके से तुमने उसको मारा, इससे पहले भी किसी तरह का मामला हुआ या जेल में गए थे? उसका नाम क्या है लड़की का? साहिदा है। साहिदा शादी हो रही थी इसके साथ उसकी? जी है। तो ये है कि भगा के ला रखी थी उसे? नहीं, भगा के लाए थे, वो तो पुलिस ले गई थी, भगा के लाए थे। भी हो गया था और निकाह भी हो गया था उसका, दोनों काम हो रहे थे। बस पुलिस को लेगी फिर उसे घर वाले ले गए जी आगे। कहाँ की थी वो रहने वाली? लोनी की। ये पिछले वर्ष 5 दिसंबर को खेड़ी कर्मू एक बाबूराम की हत्या हुई थी। उस समय हत्या ब्लाइंड में थी, किसी प्रकार का कोई उस समय नामजद नहीं किया गया था। बाद में विवेचना से पता चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि वहीं पे उनके मकान में किराएदार के रूप में रहते थे, दोनों सगे भाई थे, टपराना के रहने वाले, सदाकत और सफाकत, इनके द्वारा ही ये मर्डर किया गया था। इसमें एविडेंस पे और पूछताछ पे पता चला है कि शफाकत की पत्नी के साथ मृतक बाबूराम ने छेड़छाड़ की थी। इसी के कारण उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर के बाबूराम की हत्या कर दी थी। चूँकि गला घोट करके हत्या की गई थी और जाड़े का समय था, इसलिए बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ था कि उनकी हत्या बाबूराम की गला घोट कर की गई है। और तब से हम लोग प्रयासरत थे इनको पकड़ने के लिए। आज इनको पकड़ने में कामयाब रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ करके चालान करके जेल भेजा जा चुका है। विवेचना अभी प्रगतिशील है, इसकी कार्रवाई पूरी बाद में की जाएगी। चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में प्रस्तावित शिव मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में झोली वाले बाबा मुकुटलाल की प्रेरणा से कॉलोनी के लोगों द्वारा शिव मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। शिव मंदिर की स्थापना के लिए मंगलवार को भूमि पूजन के कार्यक्रम के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई, जो विवेक विहार, टंकी रोड, माजरा रोड से होते हुए मंदिर स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यात्रा का नगर में अनेकों स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ये कलश यात्रा रामचरितमानस की कथा है और मंदिर निर्माण हेतु 9 दिन तक ये कथा चलेगी, जिसमें श्री महाराज जी मुकुलानंद जी महाराज कथा व्यास पर विराजमान हैं। वो अपने श्रीमुख से राम कथा का अमृत पान कराएंगे। देश में पहली रेल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच नहीं बल्कि
1851 में रुड़की और पिरान कलियर के बीच चली। ये बात आपको हैरान तो कर सकती है, लेकिन हकीकत यही है। गंगा नहर पर सोलानी सेतु के निर्माण के दौरान स्टीम इंजन थॉमसन ने 22 दिसंबर 1851 को कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका प्रयोग रुड़की और पिरान कलियर के बीच जमीन की खुदाई संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए किया गया था। इंजन को डिजाइन डेविड जॉय ने किया था। नामकरण समकालीन इंग्लैंड की स्वीडिश गायिका जेनी लिंड के नाम पर किया गया था। बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन के नाम पर किया गया था, जिन्होंने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसका प्रमाण रुड़की IIT की सेंट्रल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इसी आधार पर रेलवे विभाग ने उत्तर रेलवे के अमृतसर स्थित मैकेनिकल वर्कशॉप में इसके फुल साइज मॉडल का निर्माण करवाया। 2 जुलाई 2005 को इसका अनावरण रुड़की रेलवे स्टेशन पर किया गया। रुड़की और पिरान कलियर के बीच में 22 दिसंबर 1851 में चला था और इसका प्रमाण ये कोटले की जो पुस्तक है, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन द गंगा कैनाल वर्क्स वॉल्यूम 2, इसके पेज नंबर 446 और 447 में है। इसका पहले नाम जेनी लिंड था, लेकिन बाद में जब ये यहाँ पे आया तो इसका नाम थॉमसन कर दिया गया। अब कहता हूँ, थॉमसन जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के, जिन्होंने गंगा कैनाल का पूरा खाका तैयार किया था। इसके बाद शुरू में इसकी स्पीड करीब 6 किलोमीटर थी, यानी कि 4 मील थी, जो बाद में बढ़ के इसकी स्पीड करीब 10 किलोमीटर या 6 मील के करीब हो गई। तो यही सारा कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है और इसका पूरा डिटेल जो है वो इस पुस्तक में है, लेकिन ये बहुत दिन काम नहीं कर पाया। इसके हिसाब से, इस पुस्तक के हिसाब से करीब 9 महीने तक ये काम करता रहा, लेकिन बाद में किसी वजह से इसके अंदर आग लगी, जिसके पाइप वगैरह इसके जल गए और इसने काम करना बंद कर दिया। रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद पता किया भाई ये कौन सा इंजन सबसे पहले था, इसका क्या इसकी डायमेंशंस थी, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस थे। उसके बाद रेलवे को मुहैया कराया गया और रेलवे ने इसको एक्नॉलेज करते हुए हमारे पुराने केंद्रीय पुस्तकालय में एक प्लेट लगाई और उसके बाद इसका मॉडल फिर अपने वर्कशॉप में तैयार कराया। रुड़की रेलवे स्टेशन पर लोको इंजन थॉमसन के मॉडल का अनावरण तो कर दिया गया, लेकिन समुचित देखरेख के अभाव में यह इंजन धूल फांक रहा है। हर शनिवार और रविवार को इसके चलाए जाने के दावे भी खोखले नजर आ रहे हैं। जरूरत है ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को संजो कर रखने की, ताकि आने वाली पीढ़ी जेनी लिंड की छुक छुक सुन सके। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।